Assalamu alaikum dear student. I am Sir Muhammad Adil Javed, and in today's video I will explain you the topic tenses with their active and passive voice. First of all, I will explain you the topic tenses. Tenses means, here on the board I wrote the definition of tense. Tense is the time described by a verb shown by its grammatical form. टेंस जो होता है बेटा, दरअसल इसके लिटरल मीनिंग होते हैं वक्त या जमाना. सही है. टेंस को टाइम कहा जाता है, वक्त या जमाना कहा जाता है. एंड इट शोज बाय और विद द हेल्प ऑफ वर्ब. इस टाइम को हम जो है वर्ब के जरिए, जो एक्शन वर्ड्स जो हमारे होते हैं, वर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है वर्ब, जिसको एक्शन वर्ड्स कहा जाता है. कोई भी टेंस जो होता है वर्ब के जरिए शो हो रहा होता है, और ये शो करता है कि कोई भी काम जो है वो जो है या तो प्रेजेंट टेंस के अंदर आप कर रहे हैं, यानी मौजूदा वक्त में आप कर रहे हैं. कोई काम आपने पिछला गुजरे हुए टेंस में आपने किया होता है, यानी गुजरे हुए ज़माने में आप कुछ काम किए होते हैं, और कुछ आपके आने वाले वक्त में इंटेंशंस होते हैं, इरादे होते हैं कुछ काम करने वाले जो हैं, यानी जो आपकी ज़िंदगी होती है उसमें आपका यानी मुस्तकबिल भी होता है. तो यानी टेंस जो होता है वक्त या ज़माने को कहा जाता है. इस टेंसेस के अंदर हम जो है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर मतलब टाइम से रिलेटेड हम सेंटेंसेस डिलीवर कर रहे होते हैं. सही है बेटा. सिंपल टेंस जो होता है आपका जो है, यानी ये कोई नई चीज़ नहीं होती है. टेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस ही मिल के आपके टेंस को बना रहे होते हैं. और ये सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं एक दूसरे से कन्वर्सेशन में, ये या तो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, या पास्ट टेंस में होते हैं, या फ्यूचर टेंस के अंदर होते हैं. क्योंकि हमारी लाइफ में यही मतलब 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो समझ में आ गया बेटा टेंस का क्या मतलब होता है. टेंस मीन्स टाइम एंड इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ वर्ब. यानी आपका जो है टेंस जो होता है ये आपका टाइम होता है, जो कि वर्ब के साथ आप शो कर रहे होते हैं. एंड उसके साथ मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया, देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके, नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स. आई ईट एन एप्पल. मैं एक सेब खाता हूँ. दिस इज द प्रेजेंट टेंस. यानी आप मौजूदा वक्त में एक काम करते हैं, आप एक सेब खाते हैं. तो ये जो है बेटा आपका ये टेंस जो है ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है. द फर्स्ट एग्जांपल बिलोंग टू द प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 2. माय अंकल परफॉर्म उम्रा लास्ट वीक. मेरे अंकल ने पिछले हफ्ते उम्रा अदा किया. परफॉर्मिंग अदा करना, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, अदा किया. मेरे अंकल ने पिछले हफ्ते उम्रा अदा किया. तो ये काम जो है बेटा अंकल ने पिछले हफ्ते यानी माजी में किया है, ये काम हो चुका है, यानी पास्ट टेंस में ये वक्त चला गया है. तभी जो है इस सेंटेंस को, जो आपके अंकल ने एक एक्शन किया, उन्होंने एक काम किया, उनसे रिलेटेड जो आपने सेंटेंस डिलीवर किया, ये आपने पास्ट टेंस के अंदर आपने इसको शो किया है. एग्जाम्पल नंबर 3. इट विल रेन टुमारो. कल बारिश होगी. बारिश जो है बेटा वो कल होगी, यानी आपके फ्यूचर में होगी, मुस्तकबिल में होगी, आने वाले टाइम में होगी. तो थर्ड एग्जांपल जो है बेटा आपकी क्या है, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है. सही है बेटा. अब जो है मतलब जो है टेंसेस को मतलब जो है आसान वे में समझने के लिए हम जो है इनकी कई मतलब जो है इनकी टाइप्स होती हैं, ताकि हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं ज़्यादा बामायने हो जाएं, और मौके के लिहाज से हम जो है बिल्कुल सही एक्यूरेट सेंटेंस जो है वो हम जो है बेटा मतलब जो है उसको डिलीवर करें. देखें, एक तो हमारी मदर टंग होती है. एक बच्चा जो होता है पैदा होने के बाद जब उसको अकल समझ आती है, तो वो जो है बेटा अपनी मदर टंग जो है वो अपने मतलब फैमिली में अपने पेरेंट्स से वो सीख लेता है, और उसको जो है मौके के लिहाज से वो बच्चा खुद ब खुद जो है उसको पता होता है कि मुझे प्रेजेंट में कौन सा सेंटेंस बोलना है, पास्ट में कौन सा बोलना है, और फ्यूचर में कौन सा टेंस बोलना है. लेकिन जो है हमारी जो बेटा सेकंड लैंग्वेज जो होती है, जो हम सीख रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना बेटा हमें जो है पूरा जो है ग्रामर के लिहाज से हमें जो है पूरी मतलब उस लैंग्वेज की डिटेल पर मालूम होनी चाहिए. और जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है बेटा ये क्योंकि ज़्यादातर मतलब कंट्रीज़ में एज अ सेकंड लैंग्वेज ये यूज़ हो रही होती है, तो जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए इसका यानी जो बेसिक जो इसकी ग्रामर जो होती है वो जो है बेटा इसकी किस पे कंसिस्ट करती है, टेंसेस के ऊपर कंसिस्ट करती है. इसके अगर आपका टेंसेस का क्लियर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप जो है बेटा बहुत आसानी से यानी प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर
से रिलेटेड सेंटेंसेस आप आसानी से मतलब जो है स्पीक कर सकते हैं। काइंड ऑफ टेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस की बेटा 4 काइंड्स होती हैं। द फर्स्ट काइंड इज इंडेफिनेट और सिंपल टेंस। फर्स्ट काइंड जो होती है इंडेफिनेट होती है, यानी इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर मुअय्यन ज़माना, जिसमें वक्त का सही तयन ना हो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यूज किया ना, आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। तो ये जो है बेटा आपका जो है मैंने जो है इंडेफिनेट टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे चूज की है। इंडेफिनेट जो होता है बेटा ये मतलब गैर मुअय्यन होता है, जिसमें ज़माने का सही तयन नहीं होता है, तभी इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है। लेकिन इसको बोलने से यानी आपकी बात आसानी से क्लियर वाज़ेह हो जाती है। जैसे मैं ये बोलूँ कि आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूँ। तो यानी ये मैंने एक सिंपल टेंस आपके सामने बोला है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और सेकंड जो है बेटा टाइप है आपकी कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है ये शो करता है कि कोई काम कंटिन्यू है, जारी है, कोई काम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ, मेरी अम्मी कपड़े धो रही हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने सेंटेंस आपके सामने डिलीवर किया है, ये आपका जो है कंटिन्यूस टेंस है, यानी आपकी अम्मी एक काम इस वक्त कंटिन्यू कर रही हैं, उनका काम जारी है, वो कपड़े धो रही हैं। उसके बाद आपकी थर्ड काइंड होती है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल या कामिल, कोई चीज कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अगर हमारे कोई काम मुकम्मल हो गए होते हैं, उनको शो करने के लिए हम जो है परफेक्ट टेंस यूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूँ, आई हैव टेकन लंच, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, एक काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये इससे रिलेटेड जो है आपके सामने ये सेंटेंस जो मैंने आपको बोला है, ये आपका मैंने परफेक्ट टेंस में रहते हुए बोला है, क्योंकि इससे मतलब जो है मेरी बात आप ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर आपको होगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम टेकिंग लंच, मैं खाना खा रहा हूँ, जबकि मैं खाना खा चुका हूँ, कंप्लीट हो गया है, तो उस वक्त मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कि आई एम टेकिंग लंच। तो तब जो है यानी हाँ जब मैं खा रहा हूँगा उस दरमियान में ये सेंटेंस बोल सकता हूँ, क्योंकि इस पर वो कंटिन्यू चल रहा है, वो काम जारी है, तब मैं कंटिन्यू से रिलेटेड आपके सामने टेंस या सेंटेंस आपको यूज करूंगा। लेकिन अगर एक काम मुकम्मल हो चुका होता है तो उसको शो करने के लिए परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होता है। The last type and the fourth type is the perfect continuous tense. Perfect continuous tense shows some work has been doing for some time and still not completed. यानी कोई काम जो है कुछ खास वक्त से चल रहा है लेकिन वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तभी इसको हम बोल रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 1 आवर, मैं जो है पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यानी पिछले 1 घंटे से बेटा मेरी स्टडी चल रही है, लेकिन 1 घंटा गुजरने के बाद भी वो मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ 1 घंटे बाद भी। तभी यानी कोई ख़ास यानी जो है मतलब जो है वक्त या कोई मतलब कोई काम जो है जो चल रहा हो किसी स्पेसिफिक टाइम से और जो है बेटा वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, वो स्टिल यानी जो है प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो, तो तभी जो हम ये बोलेंगे ये काम मुकम्मल भी हो रहा है, साथ साथ चल भी रहा है। सही है। जैसे बोला जाए कि इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। जैसे सुबह से फर्ज कर ले बारिश आपकी चल रही है और जो है कई घंटे गुजर गए लेकिन बारिश रुक नहीं रही है। सही है बेटा, तो आप बोलेंगे सुबह से बारिश हो रही है। ये जो है 4 टेंसेस हैं। सबसे पहले जो है क्योंकि मेरा असल टॉपिक है टेंसेस विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो जो है बेटा इससे पहले लेकिन आपको थोड़ा सा मैं टेंस को जो है डिस्क्राइब करना चाहता था कि टेंस के क्या मीनिंग्स होते हैं और कितनी काइंड्स के होते हैं। और अब इसके साथ साथ बेटा मैं जो मेरा टॉपिक है टेंस का, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये शो कर रहा होता है कि यानी इफ कोई सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। सही है। एक्टिव वॉइस शोज सब्जेक्ट डू और डज सम वर्क इन द सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ नॉइस इन क्लास। मिसाल मैंने आपके सामने दी कि हम क्लास में शोर मचा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे हम अपने बारे में यानी पर्सन जो हैं हम एक काम कर रहे हैं क्लास में कि हम शोर मचा रहे हैं। सही है बेटा। लेकिन अगर यही सेंटेंस में ऐसे बोला जाऊँ, ऐसे अगर मैं आपके सामने इसको डिलीवर करूँ कि
नॉइज इज बीइंग मेड बाय अस इन क्लास। शोर जो है क्लास में मचाया जा रहा है हमारे जरिए। तो ये जो मैंने आपके सामने सेंटेंस बोला है ये है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस शोज सम वर्क इज डन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो है बेटा सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है और स्टार्टिंग पार्ट आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी सिंपल, अगर सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट कोई वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, तो सेंटेंस आपका होता है एक्टिव वॉइस। जैसे आई राइट एन ऐसे, मैं एक मजमून लिखता हूँ, यानी मैं जो सब्जेक्ट हूँ और मैं एक काम करता हूँ, मजमून लिखता हूँ। तो ये सेंटेंस शो कर रहा है कि ये सेंटेंस आपका जो है एक्टिव वॉइस है। ये मतलब टेंस से रिलेटेड मतलब जुमला है और लेकिन साथ में क्या है, ये एक्टिव वॉइस भी है क्योंकि ये शो कर रहा है कि इसमें जो है मैं एक काम कर रहा हूँ कि जो है, यानी जो सेंटेंस मैंने भी आपके सामने रिपीट किया। लेकिन अगर जो है सेंटेंस ये शो कर रहा हो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कोई काम वाक़ई हो रहा होता है, तो आपका ऐसा सेंटेंस जो होता है वो कहलाता है पैसिव वॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल, 2 डजन एग्स आर परचेज बाय हर। 2 दर्जन अंडे उससे खरीदे गए। परचेज बोलते हैं, बाउट आप बोलते हैं, सही है। 2 डजन एग्स है ये जो है, अगर इसका एक्टिव वॉइस आप बोलेंगे तो ये होगा कि शी बाउट 2 डजन एग्स, उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे। लेकिन अगर आप इसको पैसिव वॉइस में आप बोलेंगे 2 डजन एग्स आर बाउट बाय हर, 2 दर्जन अंडे उससे खरीदे गए, यानी अंडों के ऊपर काम हुआ, उनको खरीदा गया। तो अब आपको क्लियर हो गया बेटा, एक्टिव वॉइस के अंदर ये शो होता है सब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क, और पैसिव वॉइस हमें ये शो कर रहा होता है कि सम वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम बाकी होता है। अब जो है बेटा मेरी ये टॉपिक जो है बेटा आपका टेंसेस का और एक्टिव और पैसिव वॉइस का, ये मतलब टॉपिक भी आपका एक लेंथी आपका टॉपिक है और ये एक मतलब वीडियो के अंदर रहते हुए आपके ये तमाम टेंसेस और उनके एक्टिव पैसिव वॉइस जो हैं वो मतलब बेटा आपके जो हैं एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए भी मुझे जो है यानी कुछ वीडियोस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा बेटा, एक चीज आपने और देखनी है, टोटल टेंसेस जो होते हैं 12 होते हैं, सही है, जबकि यहाँ मैंने अभी शो किए हैं 4। अब ये हर टेंस जो होता है ये होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर। तो तभी यानी इंडेफिनेट के 3 हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी तरह से कंटिन्यूस के भी 3 हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह परफेक्ट के भी इसी तरह 3 हो जाएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस के भी इसी तरह से आपके 3 टेंसेस होंगे। तो टोटल आपके जो है 12 टेंसेस होते हैं और उन 12 टेंसेस में से जो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हमारा टॉपिक होता है वो 8 टेंसेस की यानी हम कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। और वो मतलब जो है बेटा आपके जो 8 टेंसेस जो होते हैं, एक तो ये होता है इंडेफिनेट के, यानी इन तीनों जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट, इन तीनों के एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। कंटिन्यूस टेंस के जो है बेटा सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। सही है बेटा, एक फ्यूचर कंटिन्यूस आप हटा देंगे, इसका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरह से परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस की यानी जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों के एक्टिव पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। तो टोटल आपने देखा बेटा कितने हो गए, 3 आपके जो है इंडेफिनेट के हो गए, 3 आपके क्या हो गए परफेक्ट के हो गए और 2 कंटिन्यूस के हो गए। तो टोटल आपके 8 टेंसेस हो गए। 8 टेंसेस जो होते हैं इनके एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है इसके भी मतलब आपके एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो यानी अब जो हमने एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंसेस के साथ जो समझने हैं वो टोटल हमने 8 टेंसेस के एक्टिव पैसिव वॉइस जो हैं विद देयर टेंसेस, और उनके टेंसेस के साथ जो है वो अब आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। इस वीडियो के अंदर बेटा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरा टॉपिक होगा इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस जो होते हैं उनको मैं एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट विद देयर वॉइसेस, उनकी वॉइसेस के साथ आपको अब मैं बेटा एक्सप्लेन करूंगा। नाउ आई एम स्टूडेंट गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, now student I am going to explain you indefinite और सिंपल टेंस।
First of all, I will explain you the present indefinite tense, and the identification of present indefinite tense in Urdu language is ta, te, ti. For example, we speak the truth, हम सच बोलते हैं, ते की साउंड प्रोड्यूस हो रही है बेटा इसमें. She breaks the toys, वो खिलौने तोड़ती है, ती की साउंड आ रही है सिंपल, यानी इसमें ते की साउंड जो है बेटा वो प्रोड्यूस होती है. ये इसलिए इसमें मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसको आपको उर्दू में भी आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के जो पेपर्स होते हैं बोर्ड के उनमें ट्रांसलेशन भी आपकी आती है, उर्दू से इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना होता है. तो तब आप तभी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर जो है आपको उर्दू में टेंसेस की कन्वर्जन या मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है आपको अच्छी तरह से मालूम हो. तो ये अपने जहन में रखिएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसके साउंड जो होती है उर्दू में वो ते की साउंड प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे बेटा 2 कॉलम्स आपके सामने जो है ड्रॉ किए गए हैं. फर्स्ट कॉलम में एक्टिव वॉइस एक्सप्लेन हुआ है और सेकंड कॉलम जो है इसके सामने जो है यहाँ पे जो है बेटा पैसिव वॉइस जो है ये एक्सप्लेन किए गए हैं. कौन से टेंस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फर्स्ट कॉलम में बेटा आपको टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे, यानी टेंसेस जो होते हैं ना जैसे उनकी कन्वर्जन होती है, एसर्टिव टेंस हो गया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, वो भी बेटा यहाँ पे साथ साथ आपको जो है एक्सप्लेन किए जाएंगे ताकि आपको टेंसेस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इनके जो एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं यानी इनकी जो पैसिव की कन्वर्जन जो होती है वो भी आपको बेटा क्लियर हो जाए. वी स्पीक द ट्रूथ, हम सच बोलते हैं. यहाँ पे बेटा फर्स्ट सेंटेंस में मैंने वी के ऊपर एस लिखा है, एस मीन सब्जेक्ट. स्पीक ये एक्शन वर्ड है, इसके ऊपर मैंने वर्ब लिख दिया है, ये वर्ब है और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म जो है बेटा यूज होती है. सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. वी स्पीक द ट्रूथ, और ये द ट्रूथ जो है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. अच्छा, ये तो बेटा आपका इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो गया, और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया. सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो होता है सब्जेक्ट है, और सेंटेंस में जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है इसको प्रेडिकेट भी कहा जाता है. सही है बेटा. अगर आपसे पूछा है व्हाट इज प्रेडिकेट, तो आप बोलेंगे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, एंड द प्रेडिकेट इज मोस्टली मेड अप ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट जो होता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं वो उनसे मिलके बन रहा होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, उसमें जो है हम वर्ब में एस और ई एस का एडिशन भी करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे शी ब्रेक नहीं यूज किया है, ब्रेक्स. ये रूल है बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर के, शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी जो है यहाँ पे एस भी यूज किया गया है. जबकि आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल पर्सन जो होते हैं उनमें वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. बट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज एस और ई एस एट द एंड ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में हम एस भी लगाते हैं. First of all, I am going to convert the assertive or affirmative sentence or positive sentence. फर्स्ट एग्जाम्पल जो है बेटा ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है. ये यानी आपका मस्बत जुमला है, इसमें ना कोई इनकार है ना कोई सवाल है, सिंपल सादा सी आप एक बात कर रहे हैं, तभी ये बेटा आपका एसर्टिव है. तो बोर्ड में एसर्टिव या अफर्मेटिव भी यूज होता है या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. अब हमने इसको बेटा नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इनकारिया जुमले में कन्वर्ट करना है. वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ. अगर जो है वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगा हुआ है तो हम जो है नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट यूज करेंगे. और अगर जो है वर्ब में एस लगा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख रहे हैं ब्रेक्स, इसमें एस लगा हुआ है तो यहाँ पे डू नॉट नहीं लगेगा, जबकि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डज नॉट यूज करेंगे. अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव में जो कन्वर्जन होती है तो नेगेटिव को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आप फौरन रिप्लाई करें कि हम जो है डू नॉट यूज करते हैं या डज नॉट यूज करते हैं. डू नॉट और डज नॉट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है. अगर वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म है, एस नहीं है, तो आप जो है डू नॉट यूज करते हैं, और अगर जो है वर्ब में एस होता है तो आप जो है डज नॉट यूज करते हैं. लेकिन डज नॉट जब आप यूज कर लेते हैं ना बेटा तो फिर एस को रिमूव करते हैं, एस को फिर यूज नहीं करेंगे. जैसे डज नॉट ब्रेक, एस हटा दिया गया है.
डज नॉट के बाद फिर वर्ब में एस नहीं लगता है। ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस, इंकारिया जुमला। थर्ड सेंटेंस आप देख रहे हैं, डू वी स्पीक द ट्रूथ, क्या हम सच बोलते हैं। अगर डू या डस या डिड वगैरह ये सेंटेंस में अगर शुरू में आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब ये कहलाते हैं, तो इसका ये क्या को शो करते हैं उर्दू के अंदर। और क्या का मतलब होता है यानी कोई सवाल आप कर रहे हैं। डू वी स्पीक द ट्रूथ, क्या हम सच बोलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने सिंपल हेल्पिंग वर्ब डू या डस को सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट में लिखना होगा। यहाँ पे क्योंकि वी है आपका सब्जेक्ट, तभी मैं डू यूज कर रहा हूँ। डू वी स्पीक द ट्रूथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी है। और लास्ट आपका सेंटेंस है इंटेरोनेगेटिव, यानी इसमें सवाल और इंकार दोनों हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ इंटेरोनेगेटिव। डू वी और उसके बाद अगर बस ये आपने नॉट का एडिशन करना है तो ये आपका हो जाएगा इंटेरोनेगेटिव। डू वी नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या हम सच नहीं बोलते हैं। क्या भी आ रहा है और साथ में नहीं भी आ रहा है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा इंटेरोनेगेटिव। तो बेटा ये आपने जो है टेंसेस का जो है स्ट्रक्चर भी समझ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि ये किस तरह से है, मतलब अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव में कैसे कन्वर्जन होती है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। अब हम जो है बेटा इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट एग्जांपल में ये सेंटेंस शो कर रहा है, सब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क, दिस मींस द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो जो है ये सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के अंदर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सम वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई काम ऑब्जेक्ट के ऊपर वाक़ई हो। जैसे पैसिव वॉइस में फर्स्ट एग्जांपल है वी स्पीक द ट्रूथ, तो आप जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखें द ट्रूथ। अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह है ए एंड द वगैरह, तो वो भी ऑब्जेक्ट के साथ ही माना जाएगा। तो द ट्रूथ ये आपने शुरू में लिख दिया, स्टार्ट में लिखा। उसके बाद फिर आपने पैसिव वॉइस के अंदर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर। ये आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से खुद आपने जज करना होगा कि आपको यहाँ पे कौन सा इन तीनों में से यूज करना है। यहाँ पे ट्रुथ जो है बेटा ये आपका यानी जो है एक सिंगुलर चीज है, प्लूरल चीज तो नहीं है ना, सच जो है, तो इसलिए आप यहाँ पे इज यूज करेंगे। एम तो यूज नहीं हो सकता, आई के साथ एम आता है। और आर आप जो है प्लूरल चीजें जो होती हैं, प्लूरल थिंग्स जो होती हैं, उनके साथ आप बेटा आर यूज करेंगे। लेकिन जो चीजें अनकाउंटेबल होती हैं, जो गिनी नहीं जा सकती हैं, जैसे यहाँ पे ट्रुथ हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, गिरास हो गई, तो ये सारी चीजें जो अनकाउंटेबल होती हैं उनके साथ उनको आप जो है सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तभी मैंने यहाँ पे इज यूज किया, द ट्रूथ इज। उसके बाद बेटा इन पैसिव वॉइस वी यूज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी को आपने थर्ड फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीक। So I use the third form of verb or past participle in the passive voice, spoken. उसके बाद जो है आप पास्ट पार्टिसिपल के बाद आप जो है बेटा बाय यूज करते हैं, और बाय जो है बेटा उसके बाद जो है फिर आप जो है सब्जेक्ट जो होगा वो आप इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ट्रांसफर करेंगे। अब ये याद रखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट ये शुरू में था तो तभी ये वी था, लेकिन अब आप इसको आखिर में ये नहीं लिखेंगे कि बाय वी, वी नहीं होगा, वी का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही लिखना है, तो वी की जगह आप इसका अस लिखेंगे, बाय अस। यहाँ बेटा नीचे आप देख रहे हैं, इनको मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि पर्सन पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होंगे आखिर में। यानी ये सब्जेक्ट की फॉर्म है पर्सन की, और ये पर्सन की ऑब्जेक्ट की फॉर्म है। आई जो है बेटा मी में चेंज हो जाता है, वी जो है अस में चेंज होता है, जैसे इस एग्जांपल में वी यूज हो रहा है तभी मैंने पैसिव वॉइस में अस लगाया है। यू अनचेंज रहता है, यू ही रहेगा। ही हिम में चेंज होता है, शी इज कन्वर्ट इनटू हर, शी हर में कन्वर्ट होगा, इट का इट ही रहेगा। या अगर कोई नेम है, जैसे अगर शुरू में उसामा लिखा हुआ है तो आखिर में बाय उसामा ही लिखा जाएगा, या शुरू में काओ लिखा हुआ है तो बाय काओ ही लिखा जाएगा। नेम वगैरह जो है वो इसमें चेंज नहीं होंगे। और दे की जगह जो थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसकी जगह दे की जगह पे आप पैसिव वॉइस में आखिर में देम यूज करेंगे। तो ये बेटा आपको अच्छी तरह से ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। द ट्रूथ इज स्पोकन बाय अस, सच हमारे से बोला जाता है। एक्टिव वॉइस में वी स्पीक द ट्रूथ, हम सच बोलते हैं।
पैसिव वॉइस का मतलब है ऑब्जेक्ट पे कोई काम हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सच है, सच को हमारे से बोला जाता है, तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। सेकंड एग्जांपल, अच्छा ये ख्याल रखना है आपने, जिस फॉर्म में एक्टिव वॉइस है उसी फॉर्म में पैसिव भी होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल में एजर्टिव आपका जो एक्टिव वॉइस है एजर्टिव है, यहाँ पे सादा जुमला है। पैसिव वॉइस भी आपका एजर्टिव और अफर्मेटिव ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव आप बनाते हैं। सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है आपका सेंटेंस, वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, हम सच नहीं बोलते हैं, तो पैसिव वॉइस भी आपका जो है नेगेटिव में ही होना चाहिए। हम सच नहीं बोलते हैं, सच हमारे से नहीं बोला जाता है, तो ये बेटा इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप द ट्रूथ लिखेंगे, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। आपने नेगेटिव सेंटेंस को पहचाना, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट शो कर रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपने फौरन जो है ऑब्जेक्ट के बाद इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट लगाना है, यानी आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन कर देना है, ताकि ये पैसिव वॉइस भी आपका नेगेटिव ही शो होगा। द ट्रूथ इज नॉट, उसके बाद फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, स्पोकन बाय अस, वी है तो आखिर में क्या हो जाएगा, बाय अस। थर्ड एग्जांपल देखिए, डू वी स्पीक द ट्रूथ, क्या हम सच बोलते हैं। अब पैसिव वॉइस भी होगा कि क्या सच हमारे से बोला जाता है। स्टार्ट में डू या डज होगा, ये तो आप पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो तभी आप जो है यहाँ पे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर को स्टार्ट में लिखेंगे बिफोर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले। यहाँ पे द ट्रूथ आपने पहले लिखा और इसके हिसाब से इज आपने शुरू में लगा दिया, इज द ट्रूथ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय अस। फोर्थ एग्जांपल देखें, डू वी नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या हम सच नहीं बोलते हैं, क्या सच हमसे नहीं बोला जाता है, तो ये क्या होगा आपका पैसिव वॉइस। इसमें भी बस आपने बेटा ये करना है, पहले आप जो है यहाँ पे डू स्टार्ट में लगा हुआ है, नॉट आप देख रहे हो तो आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में आपने ऑब्जेक्ट लिखा द ट्रूथ, इससे पहले आपने शुरू में इज लगा दिया और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे भी नॉट लगेगा। इज द ट्रूथ नॉट, इज नॉट शुरू में नहीं लिखना है आपने, इज एमआर पहले लिखेंगे फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, और अगर ये नॉट हटा देंगे तो ये सिंपल आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया है तो ये इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा। इज द ट्रूथ नॉट स्पोकन बाय अस। एग्जांपल नंबर 2, शी ब्रेक्स द टॉयज, वो खिलौने तोड़ती है। यहाँ पे वर्ब में एस लगा दिया, शुरू में समझा दिया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी वर्ब में एस भी यूज हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे, शी डज नॉट ब्रेक द टॉयज, डज नॉट के बाद आपने एस हटा दिया। उसके बाद जो है इंटेरोगेटिव बनाना है आपने, डज को आपने स्टार्ट में लिखना है बिफोर द सब्जेक्ट, डज शी ब्रेक द टॉयज। एक दफा जब डज यूज हो जाएगा तो वर्ब में एस यूज नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट करें डज भी लगा रहे हैं और फिर एस भी लिख रहे हैं तो ये इससे आपका सेंटेंस जो है इनकरेक्ट होता है। इंटेरोनेगेटिव, डज शी, उसके बाद नॉट लगा दें, डज शी नॉट ब्रेक द टॉयज, और फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या सवालिया निशान जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोनेगेटिव को शो करने के लिए हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। अब इनका पैसिव वॉइस आप देखिए, शी ब्रेक्स द टॉयज, वो खिलौने तोड़ती है, खिलौने उससे तोड़े जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, द टॉयज। टॉयज जो है ये काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, 3 4 5 10 जितने भी आप गिन सकते हैं, तभी जो है यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे, द टॉयज आर। उसके बाद फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। पास्ट पार्टिसिपल आपने ब्रोकन यूज किया, उसके बाद फिर बाय लगाया आपने, और यहाँ पे फिर शी को आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके क्या लिख दिया, हर, बाय हर। शी डज नॉट ब्रेक द टॉयज, नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डू नॉट डज नॉट शो कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस भी नेगेटिव रहेगा। द टॉयज आप लिखेंगे, उसके बाद जो है आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर नॉट, क्योंकि टॉयज प्लूरल है, द टॉयज आर नॉट। फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ब्रोकन, बाय लगाएंगे और शी की जगह हर आ जाएगा। डज शी ब्रेक द टॉयज, क्या वो खिलौने तोड़ती है, पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या खिलौने उससे तोड़े जाते हैं। तो आपने बेटा स्टार्ट में डज लिखा हुआ है तो आपने पैसिव वॉइस में इज एमआर को हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है, स्टार्ट में लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद यानी आप जो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है आर द टॉयज ब्रोकन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ब्रोकन बाय हर। डज शी नॉट ब्रेक द टॉयज, क्या वो खिलौने नहीं तोड़ती है, आर टॉयज। यहाँ पे बेटा दाल मैं लिखना भूल गया था, यानी अगर आर्टिकल है तो वो भी साथ लिखा जाएगा,
आर द टॉयज, उसके बाद फिर आपने नॉट लगा दिया यहाँ पे क्योंकि इंटेरोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। आर द टॉयज नॉट ब्रोकन बाय हर। मैंने कन्वर्जन जो सिखाई एक्टिव से पैसिव वॉइस की, ये थी बेटा आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो होंगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट। Okay, now student, I am going to explain you the past indefinite tense. Past indefinite tense की बेटा उर्दू में आइडेंटिफिकेशन होती है या, ये, ही। यहाँ पे मजीद फर्दर इसमें था भी लग सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली, आखिर में खेली में साउंड आ रही है छोटी ए की, सही है बेटा। या आप आगे इसको ये भी बोल सकते हैं उन्होंने क्रिकेट खेली थी, ये भी ऐसे भी इसको हम शो कर रहे होते हैं। वी बाउट टिकट्स, हमने टिकट खरीदे, खरीदे में बेटा आपकी जो है बड़ी ए की साउंड आ रही है, या हमने टिकट खरीदे थे, तो ये बेटा इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन होती है, सही है। उर्दू में या, ये, ही या था, थे, थी की साउंड आती है। एक्टिव वॉइस में आप देखें यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शो सम वर्ब, सब्जेक्ट कोई काम शो कर रहा होता है। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली, यहाँ पे बेटा दे जो है सब्जेक्ट है, प्लेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डब्ल्यू टाइम पे मैंने टू लिख दिया है, दे प्लेड, और उसके बाद ये जो आपका क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस जो होता है बेटा इन्हीं तीन चीजों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है बेटा आपका पास्ट इंडेफिनिट जो है इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तभी वी डू यूज किया गया है, यहाँ पे वी डू लिख दिया है। दे प्लेड क्रिकेट। इन पास्ट इंडेफिनिट फॉर द कन्वर्जन ऑफ negative sentence we use did not after the subject. सब्जेक्ट के बाद बेटा हम did not यूज करते हैं for making the negative sentence in past indefinite tense, and after writing the did not we use the first form of verb. डिड नॉट क्योंकि ऑलरेडी ये डिड जो है सेकंड फॉर्म है बेटा, तो दो सेकंड फॉर्म एक साथ यूज नहीं होती हैं, तो एक डिड क्योंकि आपने लगा दिया है सेकंड फॉर्म की फॉर्म में है ये, तो तभी आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्ले। ये भी अपने ध्यान में याद रखना है आपने, सही है बेटा। ये अब आज स्टूडेंट ये करते हैं कि डिड नॉट तो लगा देते हैं, उसके बाद ये ख्याल नहीं रखते हैं वी डू या वर्ब की सेकंड फॉर्म को एज इट इज लिख देते हैं, तो वो आपका मतलब बेटा सेंटेंस फिर आपका इनकरेक्ट होता है, इसको सही नहीं माना जाएगा। आपने जो है हमेशा याद रखिएगा डिड के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। अब इंटेरोगेटिव है क्या उन्होंने क्रिकेट खेली, आपने जो है क्या को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब डिड को जो है बेटा आपने स्टार्ट में लिखा बिफोर द सब्जेक्ट, डिड दे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई आपने, सही, सेकंड नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, इंटेरोनेगेटिव, डिड लगाएंगे आप स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगा देंगे, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपके एक्टिव वॉइस, क्योंकि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहे हैं। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, ऑब्जेक्ट पे कोई काम बाकी हो। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली, क्रिकेट उनसे खेली गई, ये होगा पैसिव वॉइस, सही है, क्रिकेट उनसे खेली गई। पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, उसके बाद जो है जैसे आपने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने हेल्पिंग वर्ब लगाए थे इज एम आर, जबकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वर, वॉज या वर बेटा आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्रिकेट भी एक सिंगुलर आपका स्पोर्ट है, तो इसलिए आप यहाँ पे वॉज यूज करेंगे। क्रिकेट वॉज, और क्रिकेट लिखा आपने क्रिकेट वॉज, और उसके बाद जो है आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। प्लेड सेकंड फॉर्म जो है बेटा ये पास्ट पार्टिसिपल में भी यही रहती है, जिनमें आखिर में ईडी लगा होता है ना बेटा, इनको हम अनचेंज करते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल में भी यही रहती हैं, तभी यहाँ पे मैंने प्लेड ही लिख दिया। क्रिकेट वॉज प्लेड, उसके बाद बाय लगाएंगे, और फिर दे जो है बेटा आखिर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो देम यूज करेंगे, बाय देम। सेकंड एग्जांपल, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट उनसे नहीं खेली गई। क्रिकेट लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट, तो डिड नॉट के मतलब शो जो हमें कर रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में भी आपने वॉज नॉट या वर नॉट लगाना है। क्रिकेट वॉज नॉट, यानी हेल्पिंग वॉज या वर के बाद नॉट लगा देंगे, क्रिकेट वॉज नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, दे की जगह देम आ जाएगा। इंटेरोगेटिव, डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेली, और पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या क्रिकेट उनसे खेली गई। तो यहाँ पे बेटा स्टार्ट में डिड लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब आप वॉज या वर स्टार्ट में लिखेंगे बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। वॉज क्रिकेट
उसके बाद बेटा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, प्लेड बाय देम। डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, क्या क्रिकेट उनसे नहीं खेली गई, ये होगा पैसिव वॉइस। डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, आप पहले हेल्प में वॉस लगाएंगे क्योंकि शुरू में डिड लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट भी शो हो रहा है तो तभी आप जो है ऑब्जेक्ट का नॉट लगा देंगे। वॉस क्रिकेट नॉट प्लेड बाय देम, यानी आप ये ध्यान में रखिएगा कि इंटेरोगेटिव इंटेरोनेगेटिव तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, बस सिर्फ अगर आप जो है ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो ये आपका सेंटेंस इंटेरोनेगेटिव हो जाता है। बोर्ड्स जो होते हैं बेटा वो जो अपनी मतलब पेपर में आमतौर पे इंटेरोनेगेटिव को शो नहीं भी कर रहे होते हैं, ये यूज नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में शामिल है, इसके वॉइस भी बनते हैं, तभी जो है बेटा मैंने इंटेरोनेगेटिव भी आपको जो है इसमें शामिल किया है। एग्जाम्पल नंबर 2, वी बाउट टिकट्स, हमने टिकट खरीदे। बाय की सेकंड फॉर्म बाउट है बेटा, सही है, और थर्ड फॉर्म भी बाउट ही यूज होगी। नेगेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले बनाने के लिए डिड नॉट लगा देंगे, वी डिड नॉट, इसमें कोई भी पर्सन हो, आई, वी, ही, शी, इट, दे, सबके साथ आपने डिड नॉट लगाना है। वी डिड नॉट, उसके बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, वी डिड नॉट बाय टिकट्स, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटेरोगेटिव, हमने टिकट नहीं खरीदे, अब इंटेरोगेटिव होगा क्या हमने टिकट खरीदे। डिड आप शुरू में लिखेंगे डिड वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, डिड वी बाय टिकट्स। इंटेरोनेगेटिव पहले डिड लिखेंगे, फिर वी सब्जेक्ट यानी वी जो है इसके बाद नॉट लगा देंगे, डिड वी नॉट बाय टिकट, क्या हमने टिकट नहीं खरीदे, क्या भी आ रहा है और साथ में नहीं भी आ रहा है, तो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। अब हमने इनको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। हमने टिकट खरीदे, पैसिव वॉइस क्या होगा, टिकट हमसे खरीदे गए। सबसे पहले आप टिकट लिखेंगे, टिकट्स, टिकट्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो तभी आप जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा क्या यूज करेंगे, इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब जो यूज करना है। यहाँ पे जो है बेटा जो है मैंने यहाँ पे आपसे इस चीज के सॉरी करूंगा कि जो है यहाँ पे जो है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वॉस या वर हम जो है बेटा यूज करते हैं, तो तभी जो है बेटा यहाँ पे आप जो है टिकट्स के साथ आप वर बाउट बाय देम, टिकट्स है बेटा जो प्लूरल फॉर्म है तभी जो है यहाँ पे वर यूज किया गया, एक टिकट होता है तो वॉस यूज होता है। तो बेटा जो है अपने जहन में आपने ये ख्याल रखना है बेटा कि तमाम टेंसेस के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा हर एक के अलग अलग होते हैं, सही। जैसे अभी मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही को यहाँ पे शामिल कर लिया था, इज़ तो आपको मालूम है स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत हो जाएगा, यानी कहने को बाकी सारी चीजें सही थी यहाँ पे, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब की वजह से आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, तो तभी आपने इसका ख्याल रखना है। और आपको ज़बानी याद रहना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब बताइए पैसिव वॉइस में कौन से यूज होते हैं, फौरन बोले इज, एम, आर। अब पास्ट इंडेफिनिट के आप क्या बोलेंगे, वॉज या वर। इसके बाद फ्यूचर अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद तो उसका क्या होगा, विल बी, शैल बी। हर टेंस के पैसिव वॉइस जो होते हैं उनके हेल्पिंग वर्ब आपको याद रहने चाहिए। टिकट्स वर बाउट बाय देम, अच्छा वी डिड नॉट बाय टिकट, हमने टिकट नहीं खरीदे, टिकट हमसे नहीं खरीदे गए। पहले आप टिकट लिखेंगे, डिड नॉट है नेगेटिव सेंटेंस है, तभी आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे, वर नॉट, टिकट वर नॉट, फिर आप वर्ब पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाउट बाय देम। वी बाय टिकट्स, क्या हमने टिकट खरीदे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप टिकट्स के बाद जो है यानी टिकट्स लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उससे पहले शुरू में वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर टिकट्स बाउट बाय अस। यहाँ पे शुरू में बेटा क्योंकि वी लिखा हुआ है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। डिड वी नॉट बाय टिकट, क्या हमने टिकट नहीं खरीदे। पैसिव वॉइस क्या होगा, वर टिकट्स, उसके बाद इंटेरोनेगेटिव है नॉट लगा देंगे, वर टिकट नॉट बाउट बाय अस। तो बेटा ये आपको जो मैंने कन्वर्जन जो अभी मैंने एक्सप्लेन की, ये थी आपकी पास्ट इंडेफिनिट की। अब जो है इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट होगा इसमें जो है बेटा हम जो है कन्वर्जन करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज गा गे की। ही विल फॉलो मी, वो मुझे फॉलो करेगा, सही है, या मेरे ऊपर यानी अमल करेगा या मेरी पैरवी करेगा, फॉलो से पैरवी करना होता है, वो मेरी पैरवी करेगा। यू विल लॉक द डोर, तुम दरवाजा बंद करोगे। तो गा गे गी जो है बेटा ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है।
Okay, now I am going to explain you the active voice of future indefinite tense. He will follow me. फ्यूचर टेंसेस को शो करने के लिए बेटा हम एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब विल या शेल यूज करते हैं, तो तभी जो है यहाँ पे मैंने विल यूज किया है। अब तो जो आपकी जो लेटेस्ट ग्रामर है जो आजकल चल रही है उसमें हेल्पिंग वर्ब विल ही बेटा तमाम जितने ही पर्सन होते हैं उसका विल यूज हो रहा होता है, लेकिन जो है आपके बोर्ड जो होते हैं वो अभी भी मतलब आई और वी के साथ जो है आई और वी के साथ शेल यूज कर रहे होते हैं, तो तभी जो है आपको भी अपने जहन में ये मतलब ख्याल रखना है कि आई और वी के साथ आप शेल यूज करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पर्सन हैं उनके साथ जो है विल यूज करेंगे। और विल और शेल का मतलब ही गा गे गी होता है, जो उर्दू में बोल रहा था ना इसकी पहचान गा गे गी होती है, तो ये विल और शेल के लिटरल मीनिंग उर्दू में जो है गा गे गी होता है। ही विल, उसके बाद जो है आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है इन फ्यूचर इंडेफिनिट, फॉलो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही विल फॉलो मी, वो मुझे फॉलो करेगा या वो मेरी पैरवी करेगा। नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा बेटा इसमें आपने देखा कि यानी ये आपका जो है विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, सही है, ये विल आपका क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, और ये फॉलो क्या है आपका वर्ब है। तो देखिए बेटा ऐसे टेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब अगर यूज हो रहा होता है उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना और ज्यादा सिंपल होता है। आपने सिर्फ ये करना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना होता है, बाकी और चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे आपने ही विल नॉट फॉलो मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही एज इट इज रहेगी, ही विल नॉट फॉलो मी, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। एंड फॉर मेकिंग द इंटेरोगेटिव सेंटेंस यू राइट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। विल आप जो है ही से पहले स्टार्ट में लिख दें, विल ही फॉलो मी क्वेश्चन मार्क, क्या वो मुझे फॉलो करेगा, क्या वो मेरी पैरवी करेगा। इंटेरोनेगेटिव आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखे सब्जेक्ट लिखेंगे विल ही, उसके बाद नॉट लगा देंगे, विल ही नॉट फॉलो मी, क्या वो मुझे फॉलो नहीं करेगा। तो बेटा ये आपने देखा एसर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, ये आपको सबसे पहले ये मैंने एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। अब उसके बाद फिर इन 4 सेंटेंस को हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। ही विल फॉलो मी, वो मुझे फॉलो करेगा, मुझे उससे फॉलो किया जाएगा या मेरी उसके जरिए पैरवी की जाएगी। सबसे पहले बेटा आखिर में आप देख रहे हैं मी लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो मी को आपने स्टार्ट में लाना है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो मी को आपने आई में कन्वर्ट करके शुरू में आपने आई लिख दिया, क्योंकि आखिर में ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ है बेटा, तो मी को आपने पहले शुरू में लेके जाना है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है ना कि ऑब्जेक्ट शुरू में लाया जाए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बेटा आपका यहाँ पे मी लिखा हुआ है, सही बेटा, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये जो शुरू में आपको पता है ना ये सब्जेक्ट होता है, तो ये जो है बेटा ऑब्जेक्ट आपने स्टार्ट में लिखा पैसिव वॉइस में, तो मी को आपने पहले, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट की जगह पे ट्रांसफर हो रहा है तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो मी को आपने आई में कन्वर्ट कर दिया आई। उसके बाद बेटा इसमें पैसिव वॉइस जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसमें हम विल और बी और शैल भी यूज करेंगे, बी का एडिशन हो जाएगा, विल शैल तो यूज होगा लेकिन साथ में बी भी आप ऐड करेंगे। आई के साथ शैल यूज होगा, आई वी के साथ शैल यूज करते हैं, आई शैल बी, जबकि एक्टिव वॉइस में खाली विल यूज हो रहा है या शैल यूज होगा, जबकि पैसिव वॉइस में बी का एडिशन होगा, आई शैल बी। उसके बाद फिर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, फॉलो में आप ईडी लगा दीजिएगा, फॉलोड, ये पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। आई शैल बी फॉलोड बाय, उसके बाद बाय लगाएंगे, और फिर ही है तो ही को आप कन्वर्ट कर देंगे हिम में, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे ट्रांसफर हो गया बाय हिम। ही विल नॉट फॉलो मी, वो मुझे फॉलो नहीं करेगा, मुझे उसके जरिए फॉलो नहीं किया जाएगा, ये पैसिव वॉइस होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में ही रहेगा। पहले आप मी को शुरू में आप आई करके कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे नॉट लगा हुआ है विल नॉट, तो यहाँ पे भी विल नॉट लगेगा और या शैल नॉट लगेगा, और उसके बाद बी लगेगा, आई शैल नॉट बी, यानी विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगा देना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आई शैल नॉट बी फॉलोड, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फॉलोड बाय हिम। थर्ड एग्जांपल, विल ही फॉलो मी, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो मुझे फॉलो करेगा, क्या मुझे उसके जरिए फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले आप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल स्टार्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप जो है आपका ऑब्जेक्ट आई है तो आई से पहले आप शैल लगा देंगे, शैल आई, उसके बाद लेकिन बेटा बी लगना जरूरी है,
सही है, तो आप उसका बी बाद में लगाएंगे, शल बी नहीं होगा, शल उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका बी लगेगा, शल आई बी, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड, फिर बाय लगाएंगे और फिर ही है तो ही की जगह हिम आ जाएगा। विल ही नॉट फॉलो मी, इंटेरोनेगेटिव, इसमें बस ये आपने क्या करना होगा, आपने ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का एडिशन कर देना है। पहले आप हेल्पिंग नॉट लगाएंगे शल, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा शल आई, उसके बाद आपने फिर नॉट लगाना है नॉट, और उसके बाद बी जो है बेटा ये तो लगना है ना, बी तो लगेगा लाजमी, शल आई नॉट बी, ये गलत होगा, जैसे शल नॉट आई बी ये गलत होता है, आपने एक हेल्पिंग वर्ब वही शुरू में लिखना है, शल या विल आप लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि नॉट है तो आपने यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट बी, बी लगना बेटा जरूरी है। आप देख रहे हैं बेटा फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, इन सब में विल और शल के साथ हमने बी लगाना है पैसिव वॉइस के अंदर। शल आई नॉट बी फॉलोड बाय हिम। Okay, now let's see example number 2. You will lock the door. तुम दरवाजा बंद करोगे, ताला लगाओगे, लॉक ताला लगाने को बंद करने को कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। You will not lock the door, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज है। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख दें, will you lock the door, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव, will you not lock the door, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका इंटेरोनेगेटिव। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अपने ध्यान में रखना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ बी लगाना है। सबसे पहले द डोर है, ये ऑब्जेक्ट है, द डोर लिखेंगे, द डोर, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाएंगे, द डोर विल बी, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, लॉक में ईडी लगा दिएगा तो आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉक, द डोर विल बी लॉक्ड, फिर बाय लगता है, लॉक बाय, और यहाँ पे शुरू में पर्सन है यू, यू अनचेंज होता है, आपको शुरू में बताया था, तो आप यू को एज इट इज लिख देंगे, बाय यू। सेकंड एग्जांपल, यू विल नॉट लॉक द डोर, तुम दरवाजा बंद नहीं करोगे, दरवाजा तुम्हारे जरिए बंद नहीं किया जाएगा, तो आप पहले द डोर लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे भी नॉट लगेगा, विल नॉट बी, बी और यानी विल और बी के बीच में नॉट लगा देना है, द डोर विल नॉट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लॉक में ईडी लगेगा, लॉक बाय यू। विल यू लॉक द डोर, क्या तुम दरवाजा बंद करोगे। इंटेरोगेटिव है तो आपने पहले विल या शल लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बी लगाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, विल लिखा आपने, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, विल द डोर, और बी इसके बाद लिख दिया, विल द डोर बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लॉक्ड बाय यू, यू अनचेंज है तो ऐसे लिख देंगे। विल यू नॉट लॉक द डोर, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोनेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना होगा, नॉट बी, पहले आपने विल लिखा, विल द डोर, डोर आपका ऑब्जेक्ट है, विल द डोर नॉट बी, यहाँ पे नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ एक्टिव वॉइस में भी नॉट लगा हुआ है, तो तभी मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस में नॉट बी लिख रहा हूँ, नॉट बी, उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल लॉक में ईडी लगा दें, लॉक्ड बाय यू। अच्छा बेटा, ये अपने ध्यान में एक चीज आपने और रखनी है कि पैसिव वॉइस जो होते हैं ना, बगैर ऑब्जेक्ट के भी मतलब वो आखिर में बोले जा सकते हैं। जैसे अगर ये बोला जाए ना बाय यू, अगर इसको हटा दिया जाए तो तब भी ये पैसिव वॉइस ही है। द डोर विल बी लॉक्ड, दरवाजे को बंद किया जाता है। सही है बेटा, जरूर अगर कोई पर्सन आगे लगा हुआ है तो आप लगा देंगे, तो मतलब बगैर यानी पर्सन के भी आपके एक्टिव पैसिव वॉइस जो है बेटा बनते हैं। जैसे ये है कि आई शैल बी फॉलोड, मेरी पैरवी की जाएगी, अगर कोई आपकी पैरवी कर रहा है तो आप लगा देंगे बाय हिम या बाय हर हो गया, या कोई भी मतलब एक्स वाई जेड, शुरू में अगर पर्सन है तो वो आप आखिर में लगा सकते हैं। अच्छा बेटा, ये आज का मेरा ये वीडियो का टॉपिक जो है अब कंप्लीट हो गया है। इस एंड करने से पहले बेटा सबसे पहले आपसे थोड़ी माजरत करना चाहूँगा, तबीयत की बेटा मेरी नासाजी की वजह से एक तो एक स्टार्ट में थोड़ा मैं वीडियो में बेटा थोड़ा सा अटक गया था, और उसके बाद एक मैंने जो है आर्टिकल दा को लिखना भूला, और एक जो है मैंने बेटा जो वी था तो उसकी जगह मैंने पहले दे लिख दिया, दैम लिख दिया था, जबकि मुझे अस लिखना चाहिए था। तो बेटा ये जो है थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, राइट, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से बेटा गलती हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स आप मेरी इस गलती को नज़रअंदाज कर देंगे, और इंशाल्लाह जो है बेटा अगली वीडियो जो होगी वो जो है मेरी जो है इसी यानी इसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू जारी रखूँगा।
और साथ में जो है बेटा अगर टाइम मुझे मिलेगा तो जो है बेटा आपकी जो कंप्यूटर में जो वीडियोस में बना रहा होता हूँ वो मतलब बेटा टाइम, क्योंकि बेटा स्कूल की अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उस लिहाज से बेटा मतलब हमें अपना शेड्यूल तरतीब देना होता है कि जब हमारे पास फ्री टाइम होता है वीडियो बेटा उसी वक्त बेटा हम बना सकते हैं। तो लबाना जैसे मुझे जब भी कोई फ्री टाइम मिलेगा उसमें मतलब बेटा मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जो है डिटेल में जो है एक्सप्लेन में जो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूं। और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए बेटा और जो सब्सक्राइब करें और जो है पूरा कोशिश करा करें बेटा वीडियो को पूरी देखा करें। आप लोग जो है बेटा क्योंकि अभी तो मुल्क में जो है आपका जो लॉकडाउन है, आपके पास टाइम भी है, तो आप जो है बेटा कोशिश करा करें कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए जो है बेटा ये ज़रूरी है, ताकि एक चीज़ शुरू से देखी जाती है ना बेटा और एंड तक देखी जाती है तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाती है। तो और जो है बेटा मतलब कोशिश करें और इससे रिलेटेड ना फिर बेटा थोड़ी प्रैक्टिस भी किया करें। जैसे ये मैंने आपके सामने 2 कॉलम्स जो है बेटा जनरेट किए, यहाँ पे इस तरह से मैंने कन्वर्ट किया। आप भी बेटा क्या करें, कोई भी एक सेंटेंस अपने पास से उठा लें, सही है। जैसे आप बोलें कि जो है सीमा राइट्स एन ऐसे, ये आपने सेंटेंस लिख दिया बेटा, सीमा राइट्स एन ऐसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसी तरह से पहले आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोनेगेटिव में, फिर उनके इसी तरह से जैसे मैंने आपके सामने ये पैसिव वॉइस बनाए इसी तरह से आप भी बेटा इसकी प्रैक्टिस करें। इससे बेटा क्योंकि ग्रामर जो है प्रैक्टिस की चीज़ होती है, ग्रामर जो है रट्टा नहीं लगाई जाती है, समझी जाती है और समझ के उसकी प्रैक्टिस भी की जाती है। और प्रैक्टिस करने जब आप अपने तरफ से सेंटेंस क्रिएट करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ भाई हमने जो है ये चीज़ खुद से मतलब जो है हमने अपने दिमाग से खुद ही हमने इसको सोचा और बाद में फिर इसको जो है हमने सॉल्व किया और इसकी पूरी हमने कन्वर्जन की। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा आपसे जो है मतलब जो है सर अदील जावेद जो हैं वो आपसे बेटा अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।